ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਛੂਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਛੂਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ बहुत-बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल आपको, आपके आपके दर्शकों को नमस्ते, वड़क्कम एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल जी। धन्यवाद आपका भी और सत श्री अकाल, नमस्ते, वड़क्कम और गुड मॉर्निंग आपको भी। डॉक्टर पांडे, अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं सभी जो उसके ऊपर बात की है रोटी यानी कि खाने के ऊपर यानी कि हमारा जो फूड के ऊपर, लेकिन अभी तक लेकिन जो इंसान की जिंदगी है वो 3 चीजों के ऊपर निर्भर करती है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके ऊपर फ़िल्म भी बन चुकी है, इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो ज़िंदगी में आम तौर पर हम लोग बातें करते हैं और लेकिन इसके ऊपर हेल्थ के इश्यू पर कभी बात नहीं की गई। और यही वो चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं जो ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर जो है हमारे असर करती है, चाहे वो सेहत ही क्यों ना हो। तो आज हम लोग सेहत के ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि रोटी की हमने बहुत बात कर ली, लेकिन कपड़ा और मकान की किस तरह से शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रही है, इस पर बात आज तक नहीं की गई। तो क्या समझते हैं? क्योंकि स्किन की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको लेकर ये कहा जाता है कि ये कपड़े से एलर्जी आई है। ये कपड़े की वजह से इस तरह से जो है हमारी बॉडी के ऊपर असर आया है। और एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष भी ये बोलता है कि जो जैसा हम लोग पहनते हैं, जिस कलर का हम लोग पहनते हैं, उसके उसी तरह के ग्रह जो है वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं और कलर थेरेपी भी यही बोलती है। तो क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि कपड़ा जो है हमारे शरीर के ऊपर बहुत अगर हम लोग वो गलत कपड़ा पहनते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है? आपने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा जिसपे जैसा आप ये बोल रहे हैं, जैसा आप पहले हमारा ये शुरू करने के पहले आप पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में मैंने अभी तक कोई ऐसा वीडियो किसी भी विद्वान का, मैं नॉर्मली एक बहुत वोरेशियस रीडर हूं, बहुत ज्यादा पढ़ता हूं मैं, और अगर मुझे पता चलता है कि एक्स या वाई कोई ज्ञानी पुरुष है, मैं उनसे मिलने, बात करने और उनको आत्मसात करने की मुहिम में जुट जाता हूं क्योंकि उनसे कुछ सीख लूं। ये मेरी जिंदगी का दर्शन रहा है शुरू से। तो मैं अभी तक इसमें कभी नहीं देखा कभी किसी को बात करते हुए। तो जब आपने छेड़ा तो हमने सोचा कि जरूर इसके बारे में बात करनी चाहिए और मैं देखूं कि अब तक मैं जितना भी नॉलेज कोशिश करता हूं अर्जित करने की, क्या वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे या हमें स्टेडफास्ट रखेंगे ताकि हम धारा प्रवाह आपके ये प्रश्नों का आंसर दे पाए। तो लेट्स टेक इट ऑन। मैं तैयार हूं आपका ये बात सुनने के लिए। पहली चीज जरा साइंस बता दिया जाए कि ये जो स्किन आपको दिखता है
ये स्किन ऐसा आपको प्रतीत होता है कि ये एक कवरिंग है कि इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, और बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यीस्ट, ये सब घुस नहीं सकते हैं। तो आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, स्किन यही है। लेकिन ये स्किन पोरस भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें घुसते भी हैं, इसमें हेवी मेटल्स भी घुस जाते हैं, टॉक्सिन्स भी घुस जाते हैं, और उतना ही मात्रा में घुसते हैं ऑलमोस्ट जितना आप पेट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप ठीक से देखें, यहां तक स्किन आया, आपके लिप्स तक भी स्किन है, लिप्स के बाद कोई एक ऐसा लेयर आपको दिखता है क्या कि ये स्किन स्किन खत्म हुआ और इनर लिप शुरू हो गए और गम शुरू हो गए? कोई ऐसा उबड़ खाबड़ दिखता है आपको क्या? विच मीन्स अगर नहीं दिखता है, इसका मतलब ये है कि जैसा एक्सटर्नल स्किन है यही एक्सटेंड हो रहा है गट में, और सभी चीजें बाहर हैं। तो जो आप केयरफुल रहते हैं कि खाया ना जाए क्योंकि एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो पहना भी ना जाए क्योंकि यहां से भी एब्जॉर्ब होगा। जी जी। नायलॉन, ये स्यूडो हॉर्मोन्स, स्यूडो इस्ट्रोजन, स्यूडो प्रोजेस्टेरॉन, स्यूडो टेस्टोस्टेरॉन, ये सभी चीजें पॉलिएस्टर मटेरियल से आती हैं और स्किन से एब्जॉर्ब होती हैं और आपके मिमिक करती हैं कि हमारे पास तो ईस्ट्रोजन पहले से है। तो आपके ओवरीज ईस्ट्रोजन ना प्रोड्यूस करें, इसीलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाता है। उस पर हम दोष देते हैं कि हमने ये खा लिया, वो खा लिया, इतने मोटे हो गए। उसमें कंट्रीब्यूशन आपके कपड़े का भी है, कभी आपने सोचा नहीं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह गए हैं कि इस दुनिया में अपने आप को ऐसे कंडक्ट करिए जी कि आप प्रकृति को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें, ताकि प्रकृति आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, ताकि आपकी प्रवृत्ति सुधर सके। जी। अगर आपने प्रकृति को डिस्टर्ब किया तो आपकी प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी। तो ये जो हम कपड़े पहनते हैं, इनका बहुत महत्व है आपके हार्मोनल बैलेंस और इम्बैलेंसेस से, और आपके डिजीज प्रोसेस से। और जैसा मैंने आपको, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वी आर अ हार्मोनली चैलेंज जनरेशन। आप देखिए ना, हमें रात को नींद नहीं आती है, पाइनियल ग्लैंड काम नहीं करता है। थायराइड का 1/3 लेडीज को मैं जानता हूं जिनको प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रॉब्लम है वो, पाइनियल ग्लैंड का हार्मोनल प्रॉब्लम है। रात को आपको नींद नहीं आती है, आपको हार्मोनल इश्यूज है वो। उसके नीचे आ जाइए, कैंसर ब्रेस्ट, हम रोक नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है आज के दिन में तो, और ये हार्मोनल इश्यू है। उसके नीचे आ जाइए, पैंक्रियाज, डायबिटीज। डायबिटीज हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, टाइप 1 या टाइप 2 ठीक नहीं कर पा रहे हैं हम। उसके नीचे आ जाइए, हाइपरटेंशन, जो एड्रिनल ग्लैंड से होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन से होता है, ठीक नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक नहीं कर पा रहे हैं उसको। जिंदगी भर दवा दे रहे हैं, वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, दवा बढ़ती ही जा रही है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। उसके नीचे आ जाएंगे पीसीओडीज, छोटी छोटी बच्चियां, उनकी शादी हो रही है, वो मां नहीं बन पा रही है, ओवरी पॉलीसिस्टिक हो गई है, हार्मोनल इश्यू है ये। उसमें कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, ये सब हार्मोनल इश्यूज हैं। तो हम क्यों ना कहें कि हम एक हार्मोनली चैलेंज जनरेशन है, और जो आप कपड़े पहनते हैं वो स्यूडो हार्मोन्स आपके बॉडी के अंदर, आपके स्किन से इंजेक्ट कर रहे हैं। और आपके हार्मोनल चैलेंजेस जो पहले ही थे आपके खाने से, वो और बढ़ रहे हैं। अगर आप कपड़े को भी खाने के साथ साथ सुधार लें, तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाने में कहीं कोई संशय रह नहीं जाता है। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब,
कपड़े की बात हमने छेड़ी है और कपड़ा किस तरह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है ये आपने समझाया है। सूडो एक कुछ हार्मोन आपने बताया उसकी वजह से, लेकिन मैंने सूडोफेड्रीन सुना था क्योंकि पिछले दिनों जब पंजाब पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप पकड़ी थी हजारों करोड़ रुपए की, उसमें सूडोफेड्रीन नाम का एक नशा पकड़ा गया। तो क्या उसका इसका भी संबंध जो है वो इसी टॉक्सिक मटेरियल के साथ? हाँ, तो स्यूडो एफेड्रिन एक ड्रग में होता है, वो मैं मेंशन करना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि कोई अगर चाहे तो गूगल में सर्च करके देख सकते हैं किस किस ड्रग में होता है। वो नशा प्रोड्यूस करता है। इंसान जब से पैदा हुआ है, मनु से लेके आज तक, मतलब वेद से लेके आज तक, कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने की स्थिति हमेशा कोशिश करता रहा है। हिमालय में बैठे ऋषि अपने विल पे अपना कॉन्शियसनेस ऑल्टर कर सकते हैं। हम और आप कुछ ना कुछ नशा करके करना चाहते हैं और उस स्थिति में पहुंचना चाहते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। कुछ एक नशे हैं ऐसे जो कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करते हैं, जैसे भंग आपने सुना होगा। पता नहीं। भंग जो है, भंग का मतलब है एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को भंग करके दूसरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप चले गए, इसीलिए उसको भंग कहते हैं, जिसको भांग कहते हैं, जिसको वो आप ब्रंच में काफी कुछ कहते हैं। तो वो एक अटेम्प्ट है कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने का। स्यूडो एफेड्रिन उसमें से एक है, जो कि ये तरीके सही नहीं है कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने के लिए। ये सोसाइटी के लिए यक्ष का काम करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। जो योगी और यक्ष में और योगिनी और यक्षिणी में अगर कोई पूछे कि फर्क क्या है, दोनों के पास पावर सेम होते हैं। योगिनी या योगी उसको दुनिया के भले के लिए यूज करता है, यक्ष या यक्षिणी दुनिया के बुरे के लिए यूज करते हैं। इसीलिए उनका नामकरण भी कुछ ऐसा है। तो नॉर्मली जो लोग अपना कॉन्शियसनेस ऑल्टर करते हैं हिमालय में बैठ के, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छी चीजें लेके आते हैं। जो हम ऐसे स्ट्रीट में जो नशा करते हैं वो समाज के लिए बुरा करते हैं। इसीलिए मैंने योगिनी और यक्षिणी और योगी और यक्ष का एग्जाम्पल दिया आपको। जी। तो कपड़े की हम लोग बात कर रहे थे, मकान के ऊपर बाद में आएंगे। तो कपड़ा जो है वो उसमें कई तरह के आपने बताया कि कई तरह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अब हम लोग चलें कि कपड़ा कई तरह से इफेक्ट क्यों करता है? उसमें ऐसा क्या होता है कि वो बॉडी के ऊपर इफेक्ट करने लगा है? कभी कोई समय था वही कपड़ा हमें जो जिंदगी दे रहा था, वही जब कपड़ा हमें सेहत दे रहा था, वही कपड़ा हमें इज्जत दे रहा था। आज वही कपड़ा हमें मौत की तरफ खींच के ले जाता है, वही कपड़ा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। उसमें तरह-तरह के केमिकल रंग्स, तरह-तरह के केमिकल रूपी चीजें मिक्स हो रही हैं। यही एक कारण है कि पर्यावरण भी उसका एक कुछ रोल अदा कर रहा है। आप देखिए, जहां तक मेरा नॉलेज जाता है, जितने भी ऑल्टरनेटिव वेज हैं कपड़ा बनाने के, जिससे स्ट्रेचेबल मटेरियल और ये सब बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम के। ये पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स हैं, और पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो हानिकारक, वो यूजफुल से ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो वो कपड़ा आपके लिए कैसे अच्छा होगा? आपने एक बात की, मकान की। हम मकान के ऊपर एक दूसरा वीडियो, क्योंकि कई चीजें मकान के साथ साथ जब आप ये बोलते हैं तो वास्तु और कई चीजें आ जाती हैं कि हमें कैसे। लेकिन एक बॉटम लाइन बात आपको और आपके दर्शकों के लिए सोचने पे छोड़ते हुए हम कपड़े पे आगे बढ़ेंगे।
कि मिट्टी और सीमेंट में जो फर्क है, सीमेंट सख्त है, आपकी सोच वैसी हो गई है। मिट्टी में लचीलापन था, मिट्टी में वो सब कुछ था जो इंसान को इंसान बनाता था, उसकी जगह सीमेंट ने ले ली है। आपकी सोच भी सख्त हो गई है, आपके बाउंड्रीज भी सख्त हो गए हैं। आप एक विश्व ह्यूमन, जिसको बोलते हैं ना ग्लोबल सिटीजन, वसुधैव कुटुंबकम का जब भारत ने ये चीज कही थी, हम मिट्टी से कटे हुए नहीं थे, हम आज मिट्टी से कटे हुए हैं। और जैसे मिट्टी से कॉटन निकलता था, हम पहनते थे, वो स्किन के लिए अच्छा था, उसी तरह जो पॉलिस्टर पहनने ये लगे हैं और स्किन के लिए अच्छा नहीं है, उसी तरह सीमेंट में रहने वाले वो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। लकड़ी में रहने वाले फिर भी ठीक हैं। जैसे ये विदेशों में या जापान में जहां पर मैं गया था, वहां पर लकड़ी के अंदर ये रहते, वो फिर भी ठीक है। सीमेंट उतना ठीक नहीं है। हम इस विषय पे बात करेंगे दूसरे में। कमिंग बैक टू योर क्लोथ्स, ये जो कपड़े का जो विषय है, आप ये देखें, कपड़ा आपके स्किन से एकदम ये लगा रहता है। कभी आपने ये महसूस किया कि कपड़ा पहनने से ये डिपेंड करता है कि आपका पसीना स्मेल करता है कि नहीं करता है? आप चीप कपड़ा पहने, बहुत चीप पॉलिस्टर वाला कपड़ा पहने, तो आपको आपका खुद का पसीना स्मेल करने लग गया, बिकॉज वो आपका स्वेट जो है उस कपड़े से इंटरैक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ बैड अरोमा। अगर वो आपके स्वेट के साथ ऐसा कर सकता है, तो ये प्रश्न लाजमी है पूछना, आपकी स्किन को क्यों बख्शेगा वो? ये सोचने जैसी बात है। एक तो वो, दूसरा जो आपकी स्किन से सटा हुआ है, कॉन्स्टेंटली आपके स्किन के कांटेक्ट में है, स्किन उससे जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें आती हैं, आपके कपड़े में उन चीजों का, टॉक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो स्किन में एब्जॉर्ब होंगी। तो इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है ये जानने पे कि आपको हैवी मेटल्स कहां से आ गए? सब इंतजाम आपने किया हुआ था, फिर भी आप आश्चर्य कर रहे हैं कि आपको हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटी कैसे हो गया? तो कपड़ा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है इन सभी चीजों का। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम किस टाइप का कपड़ा पहनते हैं, और ज्यादातर जमीन से निकला हुआ कॉटन से अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है। उसमें पॉलिस्टर न मिक्स किया जाए और कॉटन, प्योर कॉटन का ही अगर पहना जाए, तो स्किन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और यकीन करके चले, पसीना भी स्मेल नहीं करता है। कभी ये करके देखा जाए, जो प्योर कॉटन पहनते हैं उनका स्वेट नॉर्मली स्मेल नहीं करता है। तो अगर आपका स्वेट स्मेल कर रहा है, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि आपका खान पान ही ठीक नहीं है। हो सकता है खान पान सही हो, कपड़ा सही नहीं है, इसलिए स्किन स्मेल, स्वेट स्मेल कर सकता है। जी डॉक्टर पांडे, पिछले दिनों एक मैंने रिपोर्ट देखी भी थी और मैंने की भी थी, कंटेमिनेटेड वाटर के ऊपर। जो फिरोजपुर साइड से कसूर है वहां पाकिस्तान में, वहां चमड़ा की रंगाई की फैक्ट्री है बहुत जबरदस्त। तो वहां से वो रंगाई वाले जो केमिकल रूपी जो पानी था, वो उसमें डाल देते थे पानी में, दरिया में, और वो इधर अपने भारत में आ रहा था। तो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा था। तो स्किन की डिजीजेज और बहुत सारे डिजीजेज जो थे, और जो पानी के जीव थे, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो पानी में मिला तो वहां असर किया, तो जिस कपड़े के ऊपर उन्होंने रंगाई की, या जिस चमड़े के हम लोग जूता पहन रहे हैं, वो भी तो स्किन के साथ टच हो रहा है, वो भी तो बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगा ही ना। फॉर्चुनेटली एक तरीका ये है कि चमड़े के अंदर आप कुछ कॉटन का पहनते हैं या कुछ और कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद चमड़ा डायरेक्टली यूजुअली स्किन को नहीं टच करता है, अगर आप शू पहन रहे हैं तो। लेकिन चप्पल के साथ ये बात नहीं। तो आपका बोलना बिल्कुल सही है।
चप्पल और ये जूते अगर बिना मतलब उसके पहने जाएं तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, और यहाँ से भी एब्जॉर्ब होता है, पैरों से भी एब्जॉर्ब होता है, तलवे से भी एब्जॉर्ब होता है। ऑल्दो ये बहुत सख्त है, नॉर्मली यहाँ से कम एब्जॉर्ब होता है जितना यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन फिर भी वो तो होता तो है ही है। होता तो है ही है जी जी। तो अभी ये जो स्किन की डिजीजेस हैं, कौन कौन सी आपको लगता है कि डिजीजेस स्किन की जो कपड़े की वजह से बॉडी में प्रवेश कर रही? पहली तो एलर्जी, हम्म स्किन एलर्जीज। हम्म दूसरी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर है। हम्म आप ये देखेंगे, अगर आपको अनवांटेड हेयर अनवांटेड जगहों पे है, पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए हार्मोनल इम्बैलेंस, जो सबसे ज्यादा आपका खाना और थोड़ा सा उससे कम लेवल में आपका कपड़ा कंट्रीब्यूटरी है। मुझे याद है एक कैंसर ब्रेस्ट की पेशेंट थी, हमने सब कुछ कर लिया फिर भी उसका कैंसर बढ़ रहा था। हमने फिर ये देखा कि कैंसर उसके कपड़े चेंज कर दिए जाएं, और सरप्राइजिंगली कैंसर रिग्रेस करने लगा। जैसे ही हमने उसको कॉटन में हम वापस लेके आए, कैंसर रिग्रेस करने लगा। और ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है, कई हैं ऐसे। इनफैक्ट हम ये जब प्रेजेंट कर रहे थे तो एक अमेरिका में इंस्टीट्यूट है हिपोक्रेटिस, उनकी भी कुछ ऐसी ही फाइंडिंग्स थी। उन्होंने तो खैर इस पे कोई बुक भी लिखा हुआ है, जो कपड़ों के गारमेंट्स कैसे कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, कोई बुक भी लिखा हुआ। हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन उसी समय पता चला था कि उनका भी यही एक्सपीरियंस था। तो डॉक्टर पांडे, एक चीज और अगर हम लोग डीपली चलें इस मामले में, थोड़ा सा और डीपली चलें, तो कपड़ा हमने अभी बात की कि ऊपर के कपड़े हम लोग जो पहनते हैं, लेकिन जो अंडर गारमेंट्स है, ऊपर का कपड़ा फिर भी ढीला होता है, वो उसमें से हवा लगती रहती है, लेकिन अंडर गारमेंट वो बॉडी के साथ चिपक के रहते हैं। तो क्या यही वजह है कि हमें जो अंडर गारमेंट के नीचे की स्किन होती है, शरीर होता है, उस पर हमें ज्यादा डिजीजेस होने के चांसेस रहते हैं? मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारा चैनल बहुत लोग परिवार के साथ देखते हैं। मैं कोई ऐसी बात बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन बिना दो मन में हुए एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि अंडर गारमेंट्स का जो क्लॉथ है वो ये डिसाइड करता है कि आपके स्किन का क्या टोन होगा, आपके स्किन की क्या कंडीशन होगी, और आपको स्किन डिजीज होगा कि नहीं होगा। पहला इंडिकेशन उसका स्मेल है। जब आप जैसे ही अंडरगारमेंट्स खोलें और बैड स्मेल आने लगे, तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, हवा वहां पे नहीं पहुंचा बहुत देर तक, ये पहला कारण है। दूसरा कारण, द रिएक्शन ऑफ स्वेट विथ द गारमेंट दैट इज देयर, जो उससे बिल्कुल चिपका हुआ है। इसलिए ये बहुत केयरफुली डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा गारमेंट एज अंडर गारमेंट पहने, और उसमें बेसिक मटेरियल क्या होना चाहिए। कॉटन इज सपोज टू बी द बेस्ट। कॉटन इज सपोज टू बी द बेस्ट। चलो, ये हो गई बात। अब इसका इलाज सिर्फ कपड़ा चेंज करके ही है, या फिर इसका इलाज कुछ और भी होना चाहिए? कपड़ा चेंज करके आप, एक तो ये है कि हम हर कुछ अननेचुरल करने लग गए हैं। आप देखिए, उसके बाद हम स्किन को साबुन से रगड़ते हैं। साबुन एक एलियन चीज है बॉडी के लिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं,
डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिलके पूरे भारत से शुगर को, बीपी को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी, बीपी को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ, जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, क्या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान? तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। जो बैक्टीरिया है उसको मार देता है, क्योंकि साबुन का pH 8.0 है। वो स्किन केयर प्रोडक्ट, उसमें केयर वर्ड के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और ये क्वेश्चन मार्क वहां पर तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आपके दिमाग में आना जरूरी है कि क्या ये वाकई स्किन केयर है। ये उतना ही सच है जितना हॉस्पिटल्स बाहर में लिखते हैं हेल्थ केयर, ये उतना ही सच है स्किन केयर। तो ये स्किन केयर नहीं है, ये स्किन केयर है। स्किन, चमड़ी को डराने वाला। हाँ, क्योंकि आपके पोर सारे बंद हो जाते हैं जैसे ही आप साबुन लगाते हैं, पोर सारे बंद हो जाते हैं। कभी तो पोर्स खोलिए। चलिए अभी इस विषय को थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफर करते हैं मकान की तरफ। रोटी कपड़े की हमने बात की, रोटी की हमने बहुत बात की, सभी एक्सपर्ट के साथ बात की, और मेरा अवभाग्य है कि कपड़े और मकान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आपके जैसे ज्ञानी पुरुष के साथ। तो मकान जो है वो, उसका सीधा संबंध जो है, मैं वो जो बात कहने वाला हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगी। उसका सीधा संबंध जो है वो सूर्य देव के साथ है, क्योंकि सूर्य देव हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारी जिंदगी दे रहा है। तो मकान जब मिट्टी के हुआ करते थे, तब उसमें से जो
तो जो ऊष्मा होती थी, गर्मी होती थी, और जो वातानुकूलित जो माहौल रहता था उसके अंदर, तो वो और अभी का जो मकान है, वो एनवायरनमेंट का तब और अब असर जो है वो कैसे शरीर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है? हम्म तो इसमें एक दो बातें पहले बोल देना जरूरी है हम्म, कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हम्म, ये एब्सोल्यूट, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे सूरज ईस्ट में उगता है ऐसा हमने पढ़ा है, हम्म, हकीकत क्या है? साल में 365 दिन होते हैं, हम्म, तो ही दिन सूरज ईस्ट में उगता है, हम्म, हम्म, 23rd मार्च को और 21 सितंबर को। हम्म, हम्म, इक्विनॉक्स कहते हैं उसको। हम्म, ट्रू ईस्ट वही है। जी, बाकी सभी दिन 365 दिनों में या तो वो नॉर्थ ईस्ट में सूरज उगता है या साउथ ईस्ट में उगता है, हम्म, ईस्ट में नहीं उगता है। जी, तो पहली चीज तो ये हम्म, मालूम करना कि हम्म, ईस्ट ईस्ट कहाँ है। इसलिए आप पहले के जो पुराने जमाने के घर देखेंगे, हम्म, उन्होंने एंट्रेंस के बाद एक प्रांगण बनाया होता था जो नॉर्मली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या सर्कुलर होता था, जी, क्योंकि सूरज के उगने का डायरेक्शन हम्म, कुछ भी हो सकता है, इधर से लेके उधर तक हो सकता है, हम्म, कहीं कोई दिन कहीं कुछ मिस ना हो जाए। इसलिए हम्म, बड़ा प्रांगण बनता था, और हम्म, जो रूम्स हैं वो बीच बीच में बनते थे, और हम्म, प्रांगण बड़ा होता था जिसमें सूरज को स्थान दिया जाता था आपके घर में, क्योंकि हम्म, सूरज हमारी चेतना का प्रतीक है। हम्म, हम्म, आज घर कवर्ड हो गए, हम्म, चेतना मर चली है, चेतना को हम घर के अंदर घुसने ही नहीं देते हैं। सिर्फ अब एंट्रेंस तक रह गया है कि ईस्ट के तरफ मेरा मकान है। इसी हम्म, बात से हम खुश हो जाते हैं कि हम्म, मेरा मकान तो ईस्ट के तरफ है। हम्म, चेतना का प्रकाश और प्रवाह दोनों बहुत जरूरी हैं जिंदगी के लिए, हम्म, और इसलिए चेतना को जागृत करने के लिए सूरज का महत्व। अब आप हम्म, देखिए आज प्रॉब्लम क्या हो रही है, सबको पता है, सबको धीरे धीरे कोविड के बाद सबको ये पता चल गया है हम्म, कि विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी के बिना इन्फेक्शन कई और भी हो सकते हैं। हम्म, तो विटामिन डी लेने के लिए पहले आप आंगन में खड़े होते थे, आप अपने आंगन में खड़े हैं तो आप तौलिया पहन के भी खड़े हो सकते हैं। अब आपको बाहर जाना पड़ता है, बाहर आपको कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। तो स्किन का पोर्शन बहुत श्रिंक्ड है जहां पर आप धूप ले सकते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आप लुक एट द वैल्यू, जो वैल्यू लॉस है वो हमने कवर करके क्या कर लिया मुझे नहीं पता है। मैं इनफैक्ट कुछ आर्किटेक्ट से कभी बात करता हूं तो मैं उनको पूछता हूं कि ट्रू नॉर्थ, हम्म, जैसे ट्रू ईस्ट की बात की हमने, हम्म, ट्रू नॉर्थ, मेरा घर ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर दो। आज तक हम्म, कोई दुनिया में ऐसा आर्किटेक्ट मिला नहीं हम्म, जो बोलता है कि ट्रू नॉर्थ मुझे मालूम है कि ये ट्रू नॉर्थ है। हम्म, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ट्रू नॉर्थ मेजर करने के लिए। तो ऐसा कैसे है कि हमारे जितने पुराने मंदिर हैं सभी ट्रू नॉर्थ को पॉइंट कर रहे हैं, पिरामिड्स ट्रू नॉर्थ को पॉइंट कर रहे हैं, उनको कंस्ट्रक्शन किसने किया है? इसीलिए कई बार जब इंसान समझता है कि हम बहुत काबिल हो गए हैं तो कई बार इस बात पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए कि उसके बियॉन्ड देखना जरूरी, थोड़ा हम्बल डाउन होना जरूरी है कि ये संभव है कि हमें सब चीजों का नॉलेज नहीं है।
तो डॉक्टर पांडे, एक चीज और है, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी और जब आधुनिकता की जिंदगी में बहुत सारे गैजेट्स ऐसे आए हुए हैं और बहुत सारा सिस्टम ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से रेडिएशन बड़ी जबरदस्त तरीके से निकल, और वो रेडिएशन जो है वो पक्के मकानों से हमें नहीं बचा पा रही, मतलब पक्के मकान उससे नहीं बचा पाते। तो जो मड के हाउसेस होते थे, मुझे लगता है, जो मैंने अभी तक, जो मुझे ज्ञान है, तो उस रेडिएशन से बचाने का एक बड़ा सोर्स थे मड हाउसेस। क्या आप मेरे से सहमत हैं? जी, मैं तो वो साइंस भी जानता हूँ। आप हम्म, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। मिट्टी की ताकत धीरे धीरे इंसान पहले तो पहचानता था, बीच में भूल गया था, धीरे धीरे फिर से वापस पहचान में आ रही है और हम्म, ये अपनी पहचान दे रही है आपको। ये हम्म, ठीक वैसी ही बात है जैसे योग को भारत से बाहर जाके वहां पर प्रचलित होके वापस भारत में आके अपना परिचय देना पड़ा कि हम्म, मैं योग हूं, मुझे अब मुझे अपना लो, मैं भारत का ही हूं। हम्म। उसी तरह मिट्टी की बात है। हम लोग जो है वो रेडिएशन के ऊपर बात कर रहे थे कि मिट्टी के हाउसेस में रेडिएशन, हाँ। क्योंकि हमारे जितने भी गैजेट्स हैं, चाहे वो पंखा है, चाहे वो बिजली के स्विच हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, उसमें से थोड़ी बहुत, चाहे थोड़ी, चाहे ज्यादा, उससे ज्यादा रेडिएशन निकल रही है। तो वो रेडिएशंस जो है वो मिट्टी के हाउसेस में कैसा उसको कंट्रोल में होता है, और जो कंक्रीट के हाउसेस हैं उसमें से कैसे हमें नुकसान पहुंच रहा है। तो जो मिट्टी होती है वो कई चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने में सम्मिलित कर लेती है, उसको बाहर नहीं ये निकलने देती है, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है। हम्म, अगर कोई कितना भी पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा हो, मैं हम्म, चाहूंगा कि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है, पृथ्वी हम्म, सूक्त हम्म, अगर गूगल पे टाइप भी करेंगे हम्म, तो वो कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाला होगा उसको पढ़ना जरूर चाहिए, हम्म, क्योंकि उसके बाद उसका करुणा से मन भर जाएगा और आंसू आ जाएंगे, क्योंकि हम्म, वो चीज जानना जरूरी। पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं। उसको संस्कृत में माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथ्विया। हम्म, पृथ्वी मेरी माँ है, हम इसके ऊपर पैर रख सकते हैं लेकिन पैर ऐसे रखें कि माँ को चोट ना लगे। हम्म, जब तक ये फीलिंग पृथ्वी के लिए नहीं आएगी तब तक हम प्लास्टिक फेंकते रहेंगे, तब तक हम चीजें गाड़ते रहेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं, इनसे हमारा क्या क्या रिश्ता है, हमें तो दुकान से अनाज मिलता है। गुरबानी में भी, गुरबानी में भी, गुरु ग्रंथ साहब में भी ये दर्ज है कि पवन गुरु पानी पिता, माता तरत महत। यानी पवन जो गुरु है, पानी पिता है, और माता धरती जो है वो माता है। बिल्कुल। और देखिए, हमारे गुरुओं का देनी हम दे नहीं सकते हैं, हम कभी पूरी दे नहीं सकते हैं। गुरु नानक जी ने जैसे जैसे मुझे तो लगता है कि क्योंकि मैं गुरबानी जानता हूं हम्म, और मैं वेद वेद भी जानता हूं, मुझे लगता है कि वेदों को अगर कंसाइज करके एक हम्म, टेक्स्ट बनाया जाए तो गुरबानी बनेगी। तो हम्म, वो वेद ही हैं जो आप ये गुरबानी में पढ़ते हैं, वो वेद ही हैं, वो वेदों का ही वो ज्ञान है। जैसे आपके यहाँ यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे भी है, बिल्कुल दाउ इज बिल्कुल। दैट, तत्वमसि, जो हम्म, हम जो हम बोलते हैं। तो तुमने लिखा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, उसमें ये लिखा हम्म, था। हम्म, तो यही है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी मतलब मिट्टी, मिट्टी बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है और
और भी बहुत कुछ के बाद में आपकी बीमारियों का कई हल मिट्टी से है। मिट्टी से शरीर लगे तो मिट्टी का पीएच भी 5.5 है, आपके स्किन का पीएच 5.5 है, आप मिट्टी से निकले हैं। अब इससे बड़ा क्या साइंटिफिक प्रूफ चाहिए आपको? बिल्कुल यही बात मैंने इसीलिए इस विषय को चुना है, क्योंकि मिट्टी के घर में जब हम रहते हैं और कंक्रीट के घर में जब हम रहते हैं, तो मिट्टी में से जो हवा छन कर आती है, जो ऊष्मा जो जो उसमें से गर्मी निकल के हम हमारे बॉडी तक पहुंचती है, और कंक्रीट में से जो हमें वातावरण से जो कुछ भी मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क। मिट्टी जो है उसमें हम मड थेरेपी के जरिए शरीर के ऊपर लगा के उससे शरीर का इलाज करते हैं। कभी ऐसा नहीं सुना कि हमने बॉडी के ऊपर सीमेंट लगा दिया हो। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही। आप देखिए, आपके कई वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं मिट्टी के बर्तन में ही बिल्कुल पानी भी पीता हूं, क्योंकि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि मिट्टी हमारी माँ है। अगर इसमें से छन के कुछ आएगा वो मेरे लिए बेनिफिशियल ही होगा। और वैसे भी अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो जो आरओ का पानी आप पीते हैं वो डीमिनरलाइज्ड है। उसका मिनरल, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब है मिनरल सारे निकाल दिए जाते हैं। उसको वापस मिट्टी में नहीं रखेंगे तो मिनरलाइज कैसे होगा? फिर मिनरल वाटर कैसे बोलेंगे उसको? ये सोच रहे हैं ऐसी बात है। तो पानी भी मिट्टी के बर्तन में ही रख के, तो ये जो लोग फॉरेन में सुन रहे हैं उनको जरूर दिक्कत होगी, लेकिन मैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा सभी जगह जानता हूं जहां पर मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं आज भी। ऑल्दो हो सकता है थोड़े महंगे मिले, लेकिन मिलते हैं जरूर। और ज्यादातर ये भारत से ही जाते हैं। भारत, इंडोनेशिया और ये और एक ये जगह थाईलैंड, उस तरफ से ही जाते हैं मिट्टी के बर्तन सभी जगह। तो डॉक्टर पांडे, हमने ये बात तो कर दी कि किस तरह से होना, क्या क्या चीजें नुकसान कर रही है। अब थोड़ा सा हल भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मकान बनाए बैठे हैं कंक्रीट के, इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी कंक्रीट का मकान है, शायद आपके पास भी कंक्रीट का ही मकान हो, तो उसका अल्टरनेट अब क्या है? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी सोच है, शायद आप उससे सहमत भी हो या सहमत ना भी हो, कभी जिंदगी में मौका मिले तो घर में एक कोना, कोई एक छोटा सा कमरा मिट्टी का भी बनना चाहिए। देखिए, अगर वो हो तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। लेकिन आपको याद होगा, पहले हम कुछ जानवर को पालते थे और घर के बाहर एक मिट्टी का घर जरूर बनाते थे, जिसमें कभी दिवाली मनाते थे, कभी ये मनाते थे, कभी हम ये करते थे। अगर आप ठीक से देखें साइंटिफिकली तो वो आपके लिए बहुत बड़ा शगुन था वो। और वो घर के बच्चे अपनी कलात्मकता से बनाते थे। वो कोई बिल्डर नहीं बनाता था, वो घर के बच्चे मिल के बनाते थे। ये आपकी कलात्मकता थी। आज वो कलात्मकता भी जाती रही, वो भी घर में देख रहा हूं सीमेंट के बनने लगे। बिल्कुल, ये एक दुख भरी बात है। अगर वो वाला शुरू कर दिया जाए तो कम से कम आप मिट्टी से कटे हुए आज भी नहीं हैं। एक तो वो, और ये बड़े आराम से शुरू किया जा सकता है। दूसरा जो मैं उपाय ये देख रहा हूं, कई चीजें साइंटिफिकली, जैसे ये उसको क्या कहते हैं, जापान में उसको फेंग शुई कहते हैं, और भारत में उसको ये कहते हैं वास्तु शास्त्र। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप किसी भी घर में रहते हैं, उसको बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके आप
स्वर्ग बनाने की स्थिति कर सकते हैं। ऑल्दो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं जानता हूं। वैसे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, अभी मुझे याद है, वही मैं ढूंढ रहा था। ये एक ग्लास है पानी का, इसमें काला नमक डाल के रूम के किसी कोने में इसको रख दीजिए, हर हफ्ते चेंज कर दीजिए। अगर घर में कुछ नेगेटिविटीज हैं, चाहे वो सीमेंट के चलते हो, चाहे वो जो मटेरियल यूज किया हो उसके चलते हो, या कुछ लोग ऐसे हैं उनके चलते हो, तो नेगेटिविटीज नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और घर के कोने में पॉजिटिविटीज आ जाती हैं। ये बड़ी सिंपल तरीके हैं वास्तु के, जिससे मतलब आप जो आपने पूछा कि उपाय क्या है, ये सब बड़े छोटे छोटे उपाय हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं। अच्छा डॉक्टर पांडे, ये बात तो हो गई कि शायद लोग इसके ऊपर कुछ किंतु परंतु भी करें कि ये क्या साइंस की बात है या कुछ है, बहुत सारे सवाल भी इसके ऊपर उठेंगे। लेकिन एक बात जो वास्तुकला, क्योंकि वास्तुकला मैंने भी पढ़ी, काफी वास्ट मैंने पढ़ा हुआ, एस्ट्रोलॉजी भी मैंने पढ़ी है, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक, किसी के लिए नहीं, मैंने खुद के लिए पढ़ी है, मेरे पास ढेरों बुक्स पढ़ी हुई। तो वास्तुकला में एक चीज आती है कि आप इस जो वेस्ट जो जो दक्षिण और दूसरी तरफ पाँव करके या सर करके आप नहीं सोना है। तो उसकी वजह, हाँ उत्तर और दक्षिण, हाँ उत्तर दक्षिण की तरफ आपने सिर और पाँव करके नहीं सोना है। जब सोना है तो आपने पूर्व और पश्चिम की तरफ सिर करके या पाँव करके ही सोना है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि ये तो दकियानूसी बात हो गई, ये कौन सी बात, इसके पीछे क्या साइंस है। तो मुझे लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो इसी के ऊपर काम करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आयरन से बने होते हैं। बिल्कुल, मैं वही और आयरन मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ का, उससे अलाइंड हो जाता है। अगर आप नॉर्थ साउथ के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप नॉर्थ के तरफ सर रखते हैं तो धीरे धीरे ब्लड जो है लैटरलाइज होता जाएगा सर की तरफ और यहाँ जमेगा। डिमेंशिया से लेके स्ट्रोक से लेके सब कुछ उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो कई चीजों में साइंस ढूंढने की बजाय मैं तो सबको यही हाथ जोड़ के मेरी विनती ये है, आपके पूजा पद्धति में जो चीजें लिखी गई हैं यकीन करके चलें, वो एक इंसान ने नहीं लिखी हैं, एक युग में नहीं लिखी गई हैं, कई हजार लोग कई हजार साल लगे होंगे उनको कंक्लूजन में पहुंचाने में। आपको सिर्फ फॉलो करना है, आपको तो लिखने के लिए कोई बोल भी नहीं रहा है, आपको इतना रिसर्च करने के लिए कोई बोल भी नहीं रहा है। आप अगर कुछ नहीं मान के आप ठीक उसको जो भी लिखा हुआ है उसको अक्षरशः आपकी पूजा पद्धति फॉलो करें, यकीन करके चलें, ये सभी चीजें उतनी साइंटिफिक है जितना साइंटिफिक नॉलेज आज तक पहुंच नहीं पाई है। तो यानी कि कुल मिलाकर हम लोग अगर बात करें कि सोने का जो तरीका है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो असर करता है, उससे बॉडी के अंदर आयरन और रेड ब्लड सेल जो है उसको कंट्रोल करता है जो मैग्नेटिक फील्ड है। और उसकी वजह से, क्योंकि मैग्नेट थेरेपी भी एक बहुत बड़ी जो इलाज पद्धति है, और मैग्नेट से हम लोग बॉडी के अंदर जो विकार आए होते हैं उससे हम इलाज करते हैं। तो क्यों ना हम लोग सोने का तरीका भी बदल के उसमें नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर सेट कर लिया जाए तो उसको हम लोग जो है वो बॉडी के अंदर के विकार जो है ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर पांडे, रोटी, कपड़ा और मकान, फाइनल कमेंट क्या रहेगा आपका इसके ऊपर? वैसे ये तीनों चीजें जिंदगी जीने के लिए बड़ी जरूरी है, बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं ये। और बुनियादी सुविधाओं को लेते हुए हमें इस बात को ये मालूम करना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान में रखें तो जिंदगी बहुत अच्छी इन्हीं की वजह से चलेगी, रोटी, कपड़ा और मकान।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी बेशकीमती जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, उसमें साइंटिफिक तथ्य भी रखे हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी रखे हैं, ताकि जो तर्क बुद्धि है, उनको इस बात का समझ में आए कि क्यों ये बातें की जाती हैं और जो धार्मिक लोग हैं, धर्म के साथ बड़ी आस्था रखे हुए हैं, उनको अपने धर्म के नज़रिए से भी समझाया है और जो आपने अभी तक का तजुर्बा किया है, उसको भी हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है कि इस तजर्बे के आधार पे ये बात कही जा सकती है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्वेश्चन डॉक्टर अवधेश पांडे। बहुत हट के विषय है, शायद कुछ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਛੇੜੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ शेर भी हैगा उर्दू का कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो जानिबे मंजिल एक कदम चुੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।